बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1D कन्वोल्यूशन के अंदर क्या होता है और उसको जब हम इनपुट डाटा देते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज़ प्रिडिक्शन या कोई भी सीक्वेंस डाटा, जो 1D कन्वोल्यूशन जो है वो अमूमन सीक्वेंस डाटा को प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो सीक्वेंस डाटा के ऊपर 1D कन्वोल्यूशन किस तरह से एक्ट करता है। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक इनपुट एरे है और ये हमारे पास वेट हैं, इसको कर्नल भी कहा जाता है। जब हम ये वेट इसका कन्वोल्यूशन लेंगे इस इनपुट एरे के साथ, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ये एक एरे आएगा। इसमें मैंने इस कोड में यहाँ पे पहले मैंने इनपुट को यहाँ पे टेंसर में कन्वर्ट किया, टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट, और उसके बाद वेट मैट्रिक्स को टेंसर में कन्वर्ट किया है जिसको मैंने कर्नल नाम दिया है। और उसके बाद मैंने ये जो कॉन 1D फंक्शन है ये मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया है। करंटली इस वक्त टेंसरफ्लो 2.3 में ये यहाँ से इंपोर्ट होता है, लेकिन बाद में हो सकता है ये इसकी लोकेशन चेंज हो जाए। तो ये फंक्शन जब मैंने अप्लाई किया तो उसमें मैंने इसको इनपुट दिया, उसका वेट मैट्रिक्स जिसको मैंने कर्नल कहा वो दिया, स्ट्राइड्स की जो ये 1 जो है ये स्ट्राइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे पैडिंग जो वैलिड, तो उसने मुझे आउटपुट दे दिया। इसके अलावा इस कोड में जो को रन करने के लिए आपको दो मज़ीद लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करनी होंगी, एक numpy एज np और टेंसरफ्लो stf। तो हम देखते हैं कि ये जो आउटपुट है ये किस तरह से आया इस इनपुट और वेट मैट्रिक्स के कन्वोल्यूशन से। तो सबसे पहले ये जो वेट मैट्रिक्स जो कर्नल है, ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, और उसकी जो आउटपुट है वो 3, और एग्जैक्टली सेम जो है वो यहाँ पे 3। और उसके बाद ये जो वेट कर्नल है ये उस इनपुट के ऊपर मूव करता है और अनटिल ये एंड तक पहुँच जाता है, और हमारे पास लास्ट पे ये 21 आया। उसके बाद फ़र्ज़ किया हमारे पास जो इनपुट है वो है ही 3, उसके 3 मेंबर्स हैं, और लेकिन इस केस में हमारे पास इनपुट जो था 1/9/1 था, और इस केस में हमारे पास इनपुट जो है 1/3/1 है, और जो वेट मैट्रिक्स है वो सेम है, पहले भी 3/1/1 था और इस केस में भी 3/1/1। तो इस केस में जब हम कन्वोल्यूशन 1D कन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास 3 आएगा, और ये भी सिंपल वन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी जो 1D कन्वोल्यूशन जब हम अप्लाई करेंगे तो ये 3 इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन और फाइनल एडिशन से। और अगर हमारे पास जो इनपुट है वो 1/1/3 हो और जो वेट मैट्रिक्स है वो 1/3/3 हो, यानी इस केस में हमारे पास जो इनपुट है वो 1/3 है, यानी एक एरे है जिसका साइज़ 3 है, जबकि प्रीवियसली हमारे पास 3 एरेज थे और तीनों का साइज़ 1 था। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे इनपुट में। और जो वेट मैट्रिक्स है वो 1/3/3 है, यानी ये अपेरेंटली 2D लग रहा है, जो वेट मैट्रिक्स है वो अपेरेंटली 2D है। तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ये 3 बाई, यानी ये हमारे पास आउटपुट आएगा, और उसमें ये किस तरह से 3/3 ये आउटपुट आता है इसको देखेंगे। पहले ये पहला जो वेट मैट्रिक्स का पहला कॉलम है ये इनपुट के ऊपर उसको कन्वॉल्व करता है, और सेकंड मैट्रिक्स, और उसके बाद सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। उसके बाद फ़र्ज़ किया हमारे पास जो इनपुट है वो भी अपेरेंटली 2D है और जो वेट मैट्रिक्स है वो भी 2D है, तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट है वो भी 2D अपेरेंटली 2D होगा। और ये आउटपुट किस तरह से डिफाइन होता है ये आप देखें कि किस तरह से हमारे पास इनपुट और वेट मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उनकी होती है। अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे पास जो इनपुट आउटपुट है, आउटपुट जो मैट्रिक्स है, जो आउटपुट टेंसर है, उसकी जो फर्स्ट डिमेंशन है वो डिपेंड करती है इनपुट एरे की फर्स्ट डिमेंशन के ऊपर, और उसी तरह आउटपुट एरे की जो लास्ट डिमेंशन है वो डिपेंड करती है जो इनपुट जो वेट मैट्रिक्स की लास्ट डिमेंशन के ऊपर, यानी वेट मैट्रिक्स की जो लास्ट डिमेंशन होगी वही आउटपुट एरे की लास्ट डिमेंशन होगी। इससे पहले जब हमने देखा कि वेट मैट्रिक्स की, इस केस में भी वेट मैट्रिक्स की जो लास्ट डिमेंशन थी वो 3 थी, तो आउटपुट की भी लास्ट डिमेंशन जो थी वो 3 थी। और उससे पहले जब वेट मैट्रिक्स की लास्ट डिमेंशन 1 थी तो आउटपुट एरे की भी लास्ट डिमेंशन 1 थी। इसके बाद एक और एग्जांपल
डिफरेंट वेट मैट्रिक्स के साथ। पहले हमने वेट मैट्रिक्स जो थे वो सारे 1 थे, लेकिन इस केस में वेट मैट्रिक्स जो हमारा कर्नल है वो 1 के अलावा 0 to 8 है। तो इस केस में है जो कन्वोल्यूशन कैलकुलेट वो होगा वो सेम अप्लाई होगा, लेकिन सिर्फ जो हमारे पास आउटपुट है वो डिफरेंट आएगा। और इस केस में आप देखें कि जब हमारे पास वेट मैट्रिक्स है उसका जो सेकंड जो डिमेंशन है वो 3 है और लास्ट डिमेंशन 1 है, तो जो हमारे पास आउटपुट है उसकी लास्ट डिमेंशन भी 1 है। तो इस केस में हमारे पास कन्वोल्यूशन किस तरह से अप्लाई होगा, इस केस में हमारे पास कन्वोल्यूशन इस तरह से अप्लाई होगा। और अगर हमारे पास जो वेट मैट्रिक्स है वो 3/3/1 हो और जो इनपुट है वो 1/3/3 हो, तो उस केस में भी जो आउटपुट आएगा हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आएगी। क्योंकि हमारे पास जो वेट मैट्रिक्स का जो लास्ट डिमेंशन है वो 1 है, तो इसलिए हमारे पास सिंगल वैल्यू यानी 1/1/1 आए। और ये जो ये किस तरह से आया, ये यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रीन विद ग्रीन और ब्लू स्काई ब्लू विद ब्लू और इस कलर का इस एरे के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और फाइनली हम उनको ऐड कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक और एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल, और यहाँ पे एक और एग्जांपल इसी तरह से। और अब अगर हमारे पास जो वेट मैट्रिक्स है उसके जो लास्ट डिमेंशन है वो 2 हो, तो इस केस में आप देखें कि हमारे पास जो आउटपुट है उसकी लास्ट डिमेंशन 2 है। तो इस केस में जो हमारे पास कन्वोल्यूशन है वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। और अब इस केस में अगर हमारे पास जो यहाँ पे जो सेकंड जो है वेट मैट्रिक्स का जो सेकंड डिमेंशन है वो हमने चेंज कर दी, और इसी तरह से हमने इनपुट एरे की भी जो लास्ट डिमेंशन है वो चेंज कर दी। तो इस केस में भी हमारे पास जो वेट मैट्रिक्स है जो आउटपुट एरे है वो इस तरह से कैलकुलेट होगी। और अगर हमारे पास जो वेट मैट्रिक्स की जो लास्ट डिमेंशन है वो अगर हम उसको फर्दर इंक्रीज़ कर दें 8 तक, तो आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट है वो उसकी जो लेंथ है वो भी जो उसकी लास्ट डिमेंशन है वो भी 8 होगी। उसके बाद मैं आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि टेंसरफ्लो में कन्वोल्यूशन के लिए 1D कन्वोल्यूशन में कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास यहाँ पे वेट मैट्रिक्स है जो कि जिसका साइज़ 3/3/8 है, और ये हमारे पास इनपुट है जो 1/3/3 है। तो इस वेट मैट्रिक्स की जो लास्ट डायमेंशन है, मैंने आपको अभी तक बता चुका हूँ इससे पहले कि जो लास्ट डायमेंशन है वो डिसाइड करती है आउटपुट एरे की लास्ट डायमेंशन को, और इसको हम फ़िल्टर्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स या फ़िल्टर्स। तो फ़िल्टर्स जो हैं वो वेट मैट्रिक्स के लास्ट डायमेंशन को डिफ़ाइन करते हैं, और वही आउटपुट एरे की लास्ट डायमेंशन को डिफ़ाइन करता है। उसके बाद ये भी सिमिलर एग्जांपल लेकिन डिफरेंट इनपुट्स के साथ, और ये एक और एग्जांपल लेकिन डिफरेंट इनपुट्स के साथ। और आप देखें कि जब इनपुट चेंज हो रहे हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। उसके बाद फ़र्ज़ किया हमारे पास जो इनपुट है वो यहाँ पे 1/5/3 है, और जो वेट मैट्रिक्स है वो सेम है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वेट मैट्रिक्स का, जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हम कर्नल साइज़ भी कहते हैं। और इस तरह से हमने देख लिया कि जो वेट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट और लास्ट डिमेंशन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अभी तक इस केस में आपने देखा कि हमारे पास जो इनपुट है वो ये उसकी जो फर्स्ट डिमेंशन है वो 1 थी, और इस केस में हमारे पास जो इनपुट है उसकी फर्स्ट डिमेंशन 2 है। हमारे पास जो वेट मैट्रिक्स है वो इस केस में फ़र्ज़ किया हमारे पास ये है जिसका साइज़ 3/3/8 है, और आउटपुट हमारे पास ये आएगा। तो जो फर्स्ट इस इनपुट एरे की जो फर्स्ट डायमेंशन है उसको हम कहते हैं बैच साइज़। और बैच साइज़ का क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, यानी बैच साइज़ 2 है, इसका मतलब है हमारे पास एक एग्जांपल ये और एक एग्जांपल ये। जब हमने इन वेट्स के साथ फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर कन्वोल्यूशन अप्लाई किया तो हमारे पास ये आउटपुट आया। जब हमने इन फर्स्ट इनपुट्स के ऊपर फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर इन वेट्स के साथ कन्वोल्यूशन अप्लाई किया तो हमारे पास ये आउटपुट आया। और जब दोबारा हमने इन्हीं वेट मैट्रिक्स के साथ इन इनपुट्स के ऊपर कन्वोल्यूशन अप्लाई किया तो हमारे पास जो ये वाला आउटपुट आया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब जो फर्स्ट डायमेंशन है इनपुट एरे की वो
क्यों फर्स्ट डायमेंशन ऑफ आउटपुट एरे को से कोरस्पॉन्ड करती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन का मतलब है नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जिसको हमने बैच साइज भी कहा। तो जितनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स होंगी उतने ही आउटपुट का भी साइज़ उतना होगा। अगर हम फ़र्ज़ किया हमारे पास जो इनपुट है वो 2/5/2 है और ये हमारे पास वेट मैट्रिक्स है, और उसका जो कन्वोल्यूशन जब हम अप्लाई करेंगे तो ये आउटपुट आएगा। तो इस केस में जो जो लास्ट डायमेंशन है इनपुट एरे की, उसको हम कहते हैं इनपुट फीचर्स। और एक और चीज़ आप देखें कि इनपुट जो हमारे पास वेट मैट्रिक्स का जो सेकंड डायमेंशन है वो भी सेम होती है जो इनपुट फीचर्स होते हैं, और आउटपुट का जो साइज़ है वो डिपेंड नहीं करता इनपुट फीचर्स के ऊपर। अब ये इनपुट फीचर का क्या मतलब है? इनपुट फीचर का मतलब ये है, इस केस में अगर 2 इनपुट फीचर, इसका मतलब ये है कि आप अगर टाइम सीरीज़ की एग्जांपल लें कि हमारे पास 2 टाइम सीरीज़ हैं, एक टाइम सीरीज़ ये है और दूसरी टाइम सीरीज़ ये है, यानी हर एग्जांपल में हमारे पास 2 इनपुट्स हैं। फर्स्ट इनपुट ये है और सेकेंड इनपुट ये है। अब आप कहें कि ये एक नहीं है, ये बेसिकली 6 हैं या 5 हैं। तो ये 5 बेसिकली एक इनपुट की 5 वैल्यूज़ हैं और ये दूसरे इनपुट की 5 वैल्यूज़ हैं। यानी एक इनपुट का मतलब है एक, लेट्स से कि आप कन्वोल्यूशन को 2 किस्म के इनपुट दे रहे हैं, लेट्स से टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये टेम्परेचर की 5 वैल्यूज़ हैं और ये प्रेशर की 5 वैल्यूज़ हैं, और आप टेम्परेचर और प्रेशर से जो वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वो कोई और, मतलब वो यहाँ पे उसकी प्रिडिक्शन होगी। तो ये यानी फर्स्ट एग्जांपल में टेम्परेचर और प्रेशर की 2 वैल्यूज़ हैं और ये उसकी टेम्परेचर की और प्रेशर की, यानी तो इनपुट फीचर्स जो है वो इस इनपुट एरे की जो लास्ट डायमेंशन है उसको हम इनपुट फीचर्स भी कहते हैं। और जो वेट मैट्रिक्स है वो उसका साइज़ डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ़ इनपुट फीचर्स के ऊपर, और इनपुट फीचर्स जो हैं वो आउटपुट जो टेंसर है उसका साइज़ को वो डिफ़ाइन नहीं करते। इसके बाद फ़र्ज़ किया हमारे पास ये हमारे पास इनपुट है। अभी तक मैंने आपको जो बताया उसमें ये जो सेकंड इसका वो था, इनपुट एरे का जो सेकंड वैल्यू थी, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। फ़र्ज़ किया इसको हम लुक बैक कह लेते हैं, लुक बैक। आप देखें यहाँ पे मैंने इसको लुक बैक कहा और अब मैं वही टर्म इस्तेमाल करूँगा, बैच साइज़, इनपुट फीचर्स, लुक बैक, और इसी तरह से फ़िल्टर्स और कर्नल साइज़। और अगर हमारे पास ये इनपुट हो और ये वेट मैट्रिक्स हो तो उसका हमारे पास ये आउटपुट आएगा। तो ये आउटपुट किस तरह से आता है, इसके लिए आप देखें कि मैंने यहाँ पे ये हमारे पास चूँकि फ़िल्टर साइज़ जो था, कर्नल साइज़ जो था वो 3 था, तो आप देखें कि ये किस तरह से पहला एलिमेंट जो है वो 36, वो इन 3 एरेज़ का और इन 3 एरेज़ का आपस में डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद ये जो कर्नल है, वेट मैट्रिक्स है, उसमें ये आगे मूव करता है और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट होती हैं आउटपुट एरे की। और जब ये एंड पे पहुंच जाता है उसके बाद ये यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जाता है, और उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल के लिए नेक्स्ट आउटपुट एरे का जो नेक्स्ट मेंबर है, जो सेकंड डायमेंशन यानी फर्स्ट डायमेंशन का जो सेकंड मेंबर है वो कैलकुलेट होता है, और इसी तरह से ये आगे कैलकुलेट होता है, आगे मूव करता जाता है। जो ये हमारे पास वेट मैट्रिक्स मूव करती है उसी तरह से हमारे पास ये जो यहाँ पे जो इनपुट्स हैं ये भी आगे मूव करते हैं और हमारे पास आउटपुट कैलकुलेट होता है। उसके बाद अभी तक आपने देखा कि जो हमारे पास आउटपुट है इसका जो सेकंड डायमेंशन है ये समहाउ रिलेट करता है इनपुट एरे की सेकंड डायमेंशन से। अगर हमारे पास इनपुट एरे 5 है तो यहाँ पे आप देखें ये 3 है, अब ये उसके साथ रिलेट करता है, और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम पैडिंग कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्ट्राइड्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि ये जो इसकी सेकंड डायमेंशन है ये एग्जैक्टली सेम हो, ये जो लुक बैक है इसके एग्जैक्टली सेम हो, तो उसके लिए हम पैडिंग सेम इस्तेमाल जो है वो ये कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, सेम। तो पैडिंग सेम, यहाँ पे देखें पैडिंग मैंने सेम किया तो हमारे पास जो आउटपुट आया, अब इस वक्त आउटपुट के जो सेकंड डायमेंशन है वो वही है जो इनपुट एरे की सेकंड डायमेंशन थी। और इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे इनपुट के साथ ओरिजिनल इनपुट हमारे पास ये है, लेकिन उस इनपुट के शुरू और आखिर में 0 0 अटैच किए जाएंगे, और वो 0 0 इतने 0 0 अटैच किए जाएंगे कि हमारे पास कन्वोल्यूशन के बाद जो आउटपुट आए उस आउटपुट के जो सेकंड डायमेंशन है वो वही हो जो इनपुट एरे की सेकंड डायमेंशन थी। और उसके बाद टेंसर जो कन्वोल्यूशन है वो सेम प्रिंसिपल्स के तहत हमारे पास कन्वोल्यूशन
कैलकुलेट होगा, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल्स के तहत। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल के लिए भी, यानी पहले इस एग्जांपल के ऊपर कन्वोल्यूशन अप्लाई हुआ और उसके बाद सेकेंड एग्जांपल के ऊपर इन्हीं वेट्स को इस्तेमाल करते हुए कन्वोल्यूशन अप्लाई होगा। उसके बाद अभी तक जो मैंने कोड इस्तेमाल किया, आप देखें कि ये 3 सेल्स के ऊपर मुश्तमिल था, ये एक वाला कोड, ये वाला कोड और ये वाला कोड। और अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो यहाँ पे मैंने इसको एक ही सेल में ये लिख दिया है और इसका जो आउटपुट है वो ये है। और अब अगर हम चाहें कि टेंसरफ्लो में जो लेयर्स हैं, लेयर एपीआई है जो टेंसरफ्लो की, उसको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से यही रिज़ल्ट, यही आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम किस तरह से एक मॉडल तैयार कर सकते हैं टेंसरफ्लो के थ्रू जिसका आउटपुट भी सेम आए, जिसमें हम कन्वोल्यूशन अप्लाई करें इनपुट के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये मॉडल इंपोर्ट करेंगे tensorflow.keras से, और उसके बाद 2 लेयर्स इंपोर्ट करेंगे, इनपुट लेयर और con1d, जिसमें C और D जो है वो कैपिटल है। उसके बाद इनपुट फीचर, ये जो पैरामीटर्स हैं ये एग्जैक्टली सेम हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि मैं इनपुट डिफ़ाइन कर रहा हूँ, इनपुट लेयर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो इनपुट लेयर का जो शेप है वो सेम है, यानी जो यहाँ पे इनपुट एरे की शेप थी एक्सेप्ट बैच साइज़, तो मैं बैच साइज़ यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद जो कन्वोल्यूशन 1D लेयर में उसके जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो अभी तक आप फेमिलियर हो चुके होंगे, फ़िल्टर्स 8, कर्नल साइज़ 3, पैडिंग सेम, और कर्नल इनिशियलाइज़र यानी जो हमारे पास वेट मैट्रिक्स है उसकी स्टार्टिंग वैल्यूज़ क्या हो, तो स्टार्टिंग वैल्यूज़ 1 हो, सारी की सारी 1s हों। चूँकि यहाँ पे भी मैंने जो वेट मैट्रिक्स थी वो np.1s यहाँ पे, चूँकि मैं चाहता हूँ कि ये इसका रिज़ल्ट एग्जैक्टली सेम आए, जो कि यानी एग्जैक्टली ये वाला रिज़ल्ट आए। उसके बाद मैंने इस लेयर को नेम किया, और इस लेयर में जो इनपुट है वो क्या है, जो ये इनपुट लेयर है वो इस con1d लेयर में वो उस लेयर में इनपुट के तौर पे जा रहा है। और उस लेयर का जो आउटपुट है उसको मैंने आउट्स का नाम दिया। और उसके बाद मैंने मॉडल के अंदर इनपुट और आउटपुट डिफ़ाइन किए, और उसके बाद यहाँ पे मैं इनपुट एरे डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो कि एग्जैक्टली सेम है जो कि यहाँ पे था। और उसके बाद यहाँ पे मैं वेट मैट्रिक्स, जो इस लेयर की जो वेट्स हैं मैं वो यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं model.predict, यानी model.predict का मतलब है कि मैं इस मॉडल का जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। और model.predict से जो आउटपुट हमारे पास आउटपुट है वो आउटपुट एरे, और आउटपुट एरे एग्जैक्टली सेम वैल्यू है। अगर आप इस आउटपुट एरे को प्रिंट करें तो वो एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, यानी वही है जो RES यहाँ पे रिज़ल्ट, RES की जो वैल्यूज़ थी वो भी सेम होगी, और आउटपुट एरे की जो वैल्यूज़ है वो भी सेम होगी। इस केस में ये जो हमने मॉडल बिल्ड किया, मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरह से एक कन्वोल्यूशन 1D किस तरह से एक्ट करती है। इसमें मैंने एक अमूमन जब हम मॉडल बिल्ड करते हैं तो हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, और उस ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या होता है कि ये जो वेट्स हैं, यानी यहाँ पे ये जो वेट्स हैं, ये इन वेट्स की वैल्यू ऑप्टिमाइज़ होगी, उनकी वैल्यू कैलिब्रेट होगी ड्यूरिंग बैक प्रोपेगेशन। लेकिन अभी हमने बैक प्रोपेगेशन नहीं की, हमने सिंपल मॉडल को बिल्ड किया, और इन जो मॉडल के जो वेट्स थे वो हमने 1s से इनिशियलाइज़ करवाए, और उसका हमने देखा कि सिंपल फॉरवर्ड प्रोपेगेशन से उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, और वो आंसर वही है जो हमने देखा कि इंटरनली उसके अंदर क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे ये फंक्शन अप्लाई करके हमने जब देखा। और इन दोनों का जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम आएगा। और अभी तक हमने देखा कि पैडिंग जो है वो सेम या पैडिंग वैलिड का क्या मतलब है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पैडिंग जो अगर हम काउजल पैडिंग इस्तेमाल करें तो उसका क्या मतलब है। तो काउजल पैडिंग इस्तेमाल करने के लिए जो यहाँ पे जो con1d लेयर है उसका जो पैरामीटर है वो हम काउजल इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जो पैरामीटर था वो हम सेम इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पे काउजल, और ये केस इनसेंसिटिव है, यानी चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें दोनों बराबर हैं, बाकी का कोड जो है वो सेम है। तो इसमें जो इनपुट एरे है वो ये इनपुट एरे है, और जो वेट मैट्रिक्स है वो ये वेट मैट्रिक्स है, और इसका जो आउटपुट है वो ये और इसका आउटपुट है। तो काउजल पैडिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जीरोस अटैच होंगे दोनों एग्जांपल्स के स्टार्ट में। हमने देखा कि पैडिंग जब सेम थी तब भी जीरोस अटैच हुए थे, लेकिन वो स्टार्ट में भी और एंड में भी अटैच हुए थे। लेकिन काउजल पैडिंग में सिर्फ स्टार्ट में जीरोस अटैच होते हैं।
और उसके बाद जब ज़ीरोस अटैच होने के बाद जो कन्वोल्यूशन अप्लाई होगा वो बिल्कुल सेम प्रिंसिपल्स के तहत जो हमने पहले प्रिंसिपल हमने देखा कि किस तरह से कन्वोल्यूशन अप्लाई होता है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे आपको एग्जैक्ट यानी बेसिक वो मल्टीप्लिकेशन करके भी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके भी दिखाई कि किस तरह से जब हमारे पास ये जो वेट है, कर्नल है, ये मूव होता है उसके ऊपर, इनपुट्स के ऊपर, तो किस तरह से हमारे पास आउटपुट कैलकुलेट होता है और वो किस तरह से जो फाइनल आउटपुट एरे है उसकी वैल्यू किस तरह से वो हमारे पास कैलकुलेट होती है। अगर आप इन इनपुट एरे और वेट्स और आउटपुट एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करें तो आपके पास एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी जो मैंने यहाँ पे आपको शो की हुई है। उसके बाद अगर हम स्ट्राइड्स की वैल्यू 2 करें, इससे पहले केस में हमने यहाँ पे जो कॉन 1D लेयर थी इसके अंदर स्ट्राइड्स की वर्ड यूज़ नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्राइड्स की जो वैल्यू है वो 1 होती है। लेकिन अगर हम स्ट्राइड्स की वैल्यू 2 करें तो उसके लिए यहाँ पे कॉन 1D लेयर में जो हम स्ट्राइड्स की वर्ड इस्तेमाल करेंगे और उसकी वैल्यू 2 रखेंगे। और उसमें क्या होगा, आप देखें कि यहाँ पे जब पहले काउजल पैडिंग है तो शुरू में ज़ीरोज़ अटैच होंगे और उसके बाद शुरू में उसी तरह से ही आउटपुट कैलकुलेट होगा। लेकिन आप देखें कि जब ये नेक्स्ट जो वेट जो कर्नल है, जब वो नेक्स्ट इनपुट के ऊपर जाता है तो वो स्टेप 2 स्टेप मूव करता है, यानी बजाय इसके कि 1 स्टेप मूव करे वो 2 स्टेप मूव करता है। और इसी तरह से जब वो नेक्स्ट आता है दोबारा से 2 स्टेप मूव करता है। और इसी वजह से जो हमारे पास ये जो आउटपुट है इसकी जो साइज़ है वो सेम नहीं है, अब वो आउटपुट का साइज़ भी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइड्स जो हैं वो जो हमने जो स्ट्राइड्स है वो 2 हमने सेट कर दिए। उसके बाद अगर हम कर्नल साइज़ को इंक्रीज़ करें, अभी इससे पहले हम कर्नल साइज़ जो था वो 3 था और अब अगर हम कर्नल साइज़ को 4 कर दें तो उस केस में क्या होगा कि कर्नल साइज़ के यहाँ पे जब मैंने इसको 4 किया तो उससे जो वेट मैट्रिक्स का साइज़ था वो यानी उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। यानी अब वेट मैट्रिक्स का जो साइज़ है वो 4/3/8 ये वेट मैट्रिक्स का साइज़ है। जो इनपुट है वो हमारे पास, ये इनपुट में 2 एग्जांपल्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट है। तो इस केस में जो कन्वोल्यूशन है, जब स्ट्राइड्स हमारे पास जब हमारे पास जो कर्नल साइज़ है वो 4 है तो आप देखें कि यहाँ पर चूँकि 4 है तो इसी तरह से ये यहाँ पे इनपुट 4 इनपुट्स के रोज़ के ऊपर ये अप्लाई होगा, कोरस्पॉन्डिंग रोज़ के ऊपर। तो उसी जो स्ट्राइड्स हैं वो 2 हैं तो आप देखें दोबारा से ये जो जंप लगाएगा वो 2 रोज़ को जंप लगाएगा नेक्स्ट, यानी 2 रोज़ नेक्स्ट मूव करेगा। और बाकी जो कन्वोल्यूशन है वो एज इट इज़ अप्लाई होगा जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। इसके बाद अगर हम कर्नल साइज़ 3 ही रखें और स्ट्राइड्स को 1 ही रखें जो कि डिफ़ॉल्ट है, और अगर हम डायलेशन को 2 कर दें, डायलेशन पैरामीटर को 2 सेट करें, बाय डिफ़ॉल्ट जो डायलेशन पैरामीटर है वो डायलेशन रेट पैरामीटर है वो 2 होता है। लेकिन अगर हम इसको 2 कर दें तो उसके तो उसका आउटपुट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास जो ओरिजिनल इनपुट है वो ये है और वेट मैट्रिक्स जो है वो ये है जो कि हमने इनिशियलाइज़ करवाई सारी 1 से, तो आउटपुट जो आएगा वो हमारे पास ये आउटपुट आएगा। तो स्ट्राइड्स अभी करंटली टेंसरफ्लो में अगर आप डायलेशन रेट को बढ़ाएं, 1 से बढ़ाएं उसकी वैल्यू, तो स्ट्राइड्स आपको 1 ही रखनी पड़ेगी। अगर स्ट्राइड्स भी इसको 1 करें से बढ़ाएं तो एरर देगा। ये टेंसरफ्लो करंटली 2.3 वर्जन में एरर देगा। तो इस केस में कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होती है, डायलेशन रेट अगर हम 1 से 2 कर दें तो इस केस में आप देखें कि ये जो हमारे पास कर्नल है वो सेम जो इनपुट एरेज की सेम यानी कंटिन्यूस रोज़ के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा बल्कि उसमें स्पेस है। और आप देखेंगे जब ये मूव करता है तो उसके बाद स्ट्राइड्स चूँकि 1 है तो इसलिए नेक्स्ट 1 स्टेप नेक्स्ट मूव करता है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास उसमें गैप है और उसी तरह से नेक्स्ट यानी डायलेशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे। और चूँकि हमारे पास पैडिंग जो है वो सेम है तो इसलिए शुरू में भी ज़ीरोज़ और एंड पे भी ज़ीरोज़, ताकि हमारे पास जो आउटपुट है उसके जो साइज़ है वो सेम हो। और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर भी काउजल पैडिंग अप्लाई होगी पहले और उसके बाद डायलेशन के साथ
हमारे पास जो आउटपुट है वो कैलकुलेट होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो कन्वोल्यूशन, ये जो कॉन 1D लेयर है, इसके मुख्तलिफ पैरामीटर जैसे फ़िल्टर है, कर्नल साइज़ है, पैडिंग है और स्ट्राइड्स है और डायलेशन रेट है, या कर्नल इनिशियलाइज़र जो कि वेट को हम कर्नल जो कि वेट को हम कहते हैं, ये किस तरह से इनका क्या मीनिंग है। और जब कन्वोल्यूशन 1D कन्वोल्यूशन जो कि अमूमन सीक्वेंशियल डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो किस तरह से उसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है। मैंने आपको प्रॉपर मॉडल बिल्ड करके या मॉडल रन करके नहीं दिखाया, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से कन्वोल्यूशन 1D के ऊपर अगर हम लेट से टाइम सीरीज प्रिडिक्शन के लिए या किसी भी सीक्वेंस डाटा के ऊपर जब हम अप्लाई करें तो किस तरह से हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ये समझ आई होगी कि बिहाइंड द सीन्स 1D कन्वोल्यूशन में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।